करते हैं 1813 का चौटल एक्ट। देखिए, मैंने आपको कंपनी जब भारत में व्यापार करने आई थी तो कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार से अनेकों नियम और एक्ट अधिनियम आ रहे थे और यहाँ लागू हो रहे थे। इसलिए लागू हो रहे थे कि जो कंपनी का शासन है वो बना रहे। ठीक है, तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन हर वीडियो में आपको हर एक्ट हर अधिनियम के बारे में आपको बताया है। अभी आपको हाल ही में बताया है 1786 में कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में चुना गया और उनकी दो शर्तें थी। दोनों शर्तों को ब्रिटिश सरकार ने माना और उसके बाद से उन्हें गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया बंगाल का। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से 1793 में एक अधिनियम आया। उस अधिनियम में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, देखिए क्या होता था कि जब कंपनी भारत में आई व्यापार करने आई तो वह व्यापार कर रही थी तो उन्होंने भारत के शासक राजा सम्राट जो भी थे उनके साथ अच्छा संबंध बनाती थी। ठीक है, और उन्होंने औरंगजेब से यह फरमान जारी करा लिया था कि वो भारत में व्यापार करेंगे तो उनका कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से उन्होंने जब औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए मुगल शासक वो सब अयोग्य थे और अयोग्य शासक थे तो उन्हें इस बात का ध्यान नहीं था कि हमारे प्रांत में हमारे भूक्षेत्र पे क्या हो रहा है। इस बात से उनको कोई मतलब नहीं था। इस बात का फायदा उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके 3 अधिकारियों को रिश्वत देकर और 3 गांवों पे उन्होंने कब्जा कर लिया जिसमें पहला गांव कोलकाता भी था। ठीक है, अब देखिए जब उन्होंने 3 गांव पे कब्जा किया तो उन्हें लगा कि भाई बोलने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे बंगाल पे कब्जा किया। ऐसे करते करते उन्होंने भारत के अधिकांश भूक्षेत्र पे अपना सत्ता स्थापित किया। उसके बाद से उनका एक नियम लागू किए थे कि अगर किसी शासक के, किसी राजा के या किसी सम्राट का पुत्र नहीं है तो वह उसका क्षेत्राधिकार जो है वो कंपनी के अधिकार में आ जाएगा। ऐसे करके उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया और व्यापार शुरू करने लगे। और उसके बाद से जब कॉर्नवालिस आए थे तो कॉर्नवालिस के बाद जो 1793 में एक्ट आया था, उस एक्ट के बाद हर 20 वर्ष बाद एक अधिनियम आता था ब्रिटिश सरकार की तरफ से। इसलिए आता था कि कंपनी को नियमित और नियंत्रित के लिए और कंपनी का जो ये क्षेत्र है, जितने क्षेत्र पे अधिकार बना रहा है, इसके लिए हर 20 वर्ष में एक नियम आता था। ठीक है, और उस नियम को भारत में लागू किया जाता था। अब देखिए ऐसे ही मैंने आपको हर नियम को बताते गया हूं। पिछले वीडियो में हर नियम को मैंने आपको बताया हूं। इसी तरह अब आपको हम जानेंगे जो 1813 का चौटल एक्ट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1700 इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है 1793 में जो एक्ट आया था उस एक्ट के तहत कॉर्नवालिस ने कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। उसके बाद से जो ये 20 वर्ष बाद एक्ट आया 1813 का चौटल एक्ट, इस एक्ट में कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए क्या हुआ, ये हुआ कि जब कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी तो यहां से बहुत सारा धन इकट्ठा कर ब्रिटेन में ले जा रही थी। तो और ये अधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था कि ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। जब ये ब्रिटेन के छोटे छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी जब देखे कि बहुत सारा धन वहां से कमा रही है तो इस बात को ब्रिटेन सरकार से अपना शिकायत किया कि भाई हम भी भारत में जाकर व्यापार करना चाहते हैं। तो ब्रिटेन सरकार ने एकाधिकार को समाप्त करने का निर्णय लिया। उसके बाद से कॉर्नवालिस ने 1993 में 20 वर्ष के लिए एकाधिकार को बढ़ाया। उसके बाद जो 1813 का नियम आया, इस नियम से कंपनी के व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, और ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, उनका दरवाजा खोल दिया गया कि भारत से जो व्यापारी चाहे जो ब्रिटेन से व्यापारी चाहे वो भारत में आकर व्यापार कर सकता है। अब देखिए इस अधिनियम के तहत कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया। उसके बाद से देखिए चाय का जो व्यापार था चीन के साथ तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाय के व्यापार के लिए सिर्फ एकाधिकार रखा गया। उसका सिर्फ एकाधिकार इतना था कि चीन में जो चाय का व्यापार हो रहा था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। ठीक है, इसमें एकाधिकार रखा गया उसको। अब देखिए कंपनी का जो शासित क्षेत्र था ब्रिटेन
सरकार के अधीन आ गया। मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी यहाँ व्यापार कर रही थी तो धीरे धीरे उसने भारत के अधिकांश भू क्षेत्र पे अपना सत्ता स्थापित कर लिया। अब देखिए ये सोच ब्रिटेन सरकार जो थी वो सोच रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है वो पूरे भारत के भू क्षेत्र पे है। अब ये सोच रही थी कि जो अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है वो अधिकार मेरे पास होना चाहिए। अब क्या कि जो ब्रिटेन सरकार थी उन्होंने जो 1813 का चौटल एक्ट आया उसमें इन्होंने यह कह दिया कि जितने भी कंपनी के क्षेत्र अधिकार है वो किसके अधिकार में आ गए, वो ब्रिटेन सरकार के अधीन आ गए। ठीक है, जितने भी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार क्षेत्र अधिकार है वो सब किसका हो गया, अब ब्रिटेन सरकार के अधीन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी के तहत 1813 के चौटल एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन, देखिए क्या हुआ कि व्यापार करने के लिए इन्होंने कई उपाय लगाए। उसी उपाय में एक था कि ब्रिटेन से ईसाई धर्मों को यहाँ लाया जा रहा था, ईसाई मिशनरियों को लाया जा रहा था, जगह जगह पे ईसाई मिशनरी बनवाए जा रहे थे और लोगों को, भारत के लोगों को धर्म में परिवर्तन करने पे मजबूर किया जा रहा था। और इनके प्रचार प्रसार के लिए जो ईसाई पंडित होते थे वो हर जगह, हर गांव, हर प्रांत में जाते थे, घूमते थे और लोगों को धर्म प्रचार करते थे और धर्म परिवर्तन के बारे में बताते थे। जैसे जो हिंदू है उसको ईसाई बनाते थे, जो मुस्लिम है उसको ईसाई बनाते थे। ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन इसलिए होता था कि जो कंपनी है उस कंपनी को भारत में व्यापार करने में सहायता मिलेगी। और ये जो सहायता थी इसलिए थी कि जो अगर ईसाई बन गया, अगर हिंदू ईसाई बन गया, मुस्लिम ईसाई बन गया या कोई भी ईसाई बन गया तो ईसाई व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी का ही वस्तु खरीदेगा। समझ रहे हैं? तो इस कंपनी के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ईसाई मिशनरियों की स्थापना हुई। शिक्षा का प्रचार किया गया। इसलिए किया गया कि देखिए अगर आप किसी अदर कंट्री में, अदर देश में जाते हैं जहां आपके भाषा से अलग भाषा बोली जाती है तो सबसे पहले अगर आपको वहां रुकना है, टिकना है तो क्या करना होगा, वहां के भाषा को जानना होगा। ठीक है, तो जब तक आप वहां के भाषा को नहीं जानेंगे तब तक आप वहां टिक नहीं सकते हैं। अगर आपको किसी भी देश में व्यापार करना है तो सबसे पहले वहां की भाषा को जानना पड़ेगा, तभी ना आप किसी व्यक्ति को उस वस्तु के बारे में, उसके गुण के बारे में आप बता पाएंगे, समझा पाएंगे, या अगले व्यक्ति के भाषा को समझेंगे तभी ना समझ पाएंगे कि वो कहना क्या चाहता है, उसको चाहिए क्या। समझ रहे हैं मेरी बातों को? जैसे आप किसी भी दुकान में जाते हैं तो किसी वस्तु को खरीदते हैं तो दुकानदार आपके उसके गुण आदि इत्यादि को बताता है। अगर दुकानदार की भाषा अलग हो, आपकी भाषा अलग हो तो आप उस वस्तु को नहीं ले पाएंगे क्योंकि उस गुण के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? इसके लिए पश्चिमी भाषा पे ज़्यादा ध्यान दिया गया और इस भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकांश खर्चे किए। ठीक है, अब देखिए इस एक्ट के तहत कर भुगतान न करने पर दंडित किया जाता था। देखिए क्या होता था उस समय, जो कर ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर लेती थी, जो ब्रिटिश सरकार कर लेती थी भारतीय लोगों से, तो जो व्यक्ति कर देने में सक्षम नहीं होता था उसे दंडित भी किया जाता था। मैं आपको बता दूं कि उस समय भारत की हालत इतना खराब थी कि इतने उस समय के लोग गरीब थे, क्यों? इसलिए कि 2-3 दिन तक वो खाना नहीं खा पाते थे, लेकिन उन्हें कर मजबूरन देना पड़ता था क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कर नहीं देता था तो उसे दंडित किया जाता था और दंड बहुत ही खतरनाक मिलता था। ठीक है, इसके वजह से वो खाना खाए ना खाए अलग बात है, लेकिन कर उनको देना पड़ता था। जो व्यक्ति कर नहीं देता था उसे दंडित किया जाता था। यही था आपका 1813 का चौटल एक्ट। इस चौटल एक्ट के बारे में एक बार मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूं। पहला ये कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसको चीन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ सिर्फ चाय का व्यापार करने के लिए एकाधिकार था। ठीक है, अब देखिए कंपनी शासित क्षेत्र ब्रिटेन सरकार के अधीन कर दिया गया। देखिए जितने कंपनी शासित क्षेत्र था वो ब्रिटेन सरकार के अधीन हो गया। अब देखिए ईसाई मिशनरियों की स्थापना हुई इस एक्ट के तहत। शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, पश्चिमी शिक्षा का। उसके बाद से कर भुगतान न करने पर दंडित किया जाता था। बस आपका यही था 1813 का चौटल।